हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7 चैप्टर 4 एयर, ज्योग्राफी का चैप्टर है। हम इसको नोट्स में पढ़ेंगे ताकि ये आपके एग्जाम्स में, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और ये चैप्टर उसमें आएगा, तो हम नोट्स के रूप में पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे। इन नोट्स में ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से आएगा, वन वर्ड में आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी आएगा, वो सब साथ में कवर हो जाए, क्योंकि हमने जो नोट्स है वो पूरे लाइन्स में लिखे हैं। आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, कैसे आप फिलअप्स को कर सकते हैं, तो आपकी बहुत हेल्प होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है एयर में एटमॉस्फेयर के बारे में। ये एटमॉस्फेयर होता क्या है? सो अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ जो आप गैसेस का एक एटमॉस्फेयर देखते हैं, ये ब्लैंकेट देखते हैं, हमें दिखता नहीं है बट फील कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ and protect us from the harmful effect of sun rays which is essential for our survival। कि जो ये गैसेस है, ये जो ब्लैंकेट है गैसों का, ये ही इसमें हमें वो गैस मिलती है जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं, और ये हमारी सन से आने वाली जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको से भी हमें बचाता है। कॉम्पोजिशन देखते हैं एटमॉस्फेयर में कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बल्क मात्रा में है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो अदर गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये कम क्वांटिटी में पाई जाती है। और इनके साथ साथ हमारे एनवायरमेंट में छोटे छोटे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। कैसे? जब आप कभी सन की कोई रोशनी है, सन की रोशनी या रे किसी खिड़की से आते हुए या किसी होल से आते हुए आप देखोगे, तो आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर गैसेस 0.04% प्रेजेंट है। अब है ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है ग्रीन हाउस के लिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर create a greenhouse effect by trapping the heat radiate from the earth। जो अर्थ से जो हीट आ रही है उसको क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप कर लेती है। ठीक है, और फिर जब रात होती है तो ये रिलीज होती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है रात में, उसको क्या करती है, उसको मैनेज करने में, अर्थ का टेम्परेचर मैनेज करने में हेल्प करती है। कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये बैलेंस है क्रिएट है और उसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उससे क्या होता है, ना तो हमारी अर्थ ज्यादा गर्म हो पाती है ना ही ज्यादा ठंडी हो पाती है। पर अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में ना हो तो अब हम तो इसको बढ़ा रहे हैं। क्यों? हम क्या कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री जो स्मोक निकलता है, हमारे कार में से जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो हम कुछ जलाते हैं तो उसे जो हीट निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, उससे क्या हो रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एंड दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। अब अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे कोल्डेस्ट पार्ट है, जहां पे स्नो जमी हुई है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर क्या होगा, सी लेवल राइज हो जाएगा, जिससे फ्लड आनी स्टार्ट हो जाएगी। कोस्टल एरिया में हमेशा बाढ़ का पोजीशन रहेगी, एंड देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। अब देखो, जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे, जो सी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्यों? वो बर्फ पिघल के कहाँ जाएगी, सी में ही तो जाएगी, सी का लेवल बढ़ेगा, आसपास के एरिया में फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। अब उससे क्या होगा, जो घर बार का नुकसान है वो तो अलग, पर जो पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, जो वैसे भी विलुप्त मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है वो इस धरती पर धीरे धीरे वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्यों? बहुत लंबे टाइम तक जब पानी रहेगा तो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ और हो ही नहीं रहा। तो इसलिए कहते हैं कम यूज करें, कुछ ऐसा यूज करें जिससे आपके जो एनवायरमेंट है उसको हार्म ना हो। नाइट्रोजन, अब एक एक करके इन गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल।
जो नाइट्रोजन है उसका यूज प्लांट्स करते हैं। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। भाई मैंने भी बताया नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली एयर से यूज नहीं कर सकते और प्लांट्स भी नहीं यूज कर सकते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। अब देखो नाइट्रोजन का यूज करते हैं प्लांट्स प्रोटीन को बनाने में, ठीक है। अब उसका यूज भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो एक राइबोसोम नाम का बैक्टीरिया होता है सोइल में, वो क्या करता है उस नाइट्रोजन को इनहेल करता है और फिर जो थोड़ा उसको चेंज करके उस नाइट्रोजन में प्लांट्स उस सोइल से उस नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं। अब है ऑक्सीजन। सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। अब ऑक्सीजन को हम डायरेक्टली ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं, एनिमल्स भी टेक कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है कि वो सूरज के प्रकाश में, सन की लाइट में अपना खाना बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर यूज करते हैं। विच मेक ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन द एयर रिमेन कॉन्स्टेंट। अब ये पौधे ही हैं, देखो अगर हम इस धरती पे सरवाइव कर पा रहे हैं तो इन प्लांट्स की वजह से, इन ट्रीज की वजह से ही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, काटो नहीं भाई, ठीक है। सो व्हेन एयर इज हीटेड, इसको हम इसके बाद पढ़ते हैं। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड। सो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए, और फिर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। अब अर्थ और नेचर एक बैलेंस में है कि जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं पौधे उतना ही बना देते हैं। However, the balance is upset by burning of fuel। अब ये जो बैलेंस है कि जितना हम रिलीज कर रहे हैं उतना ही पौधे बना रहे हैं, पर जो ये बैलेंस है ये अपसेट हो रहा है। किसकी वजह से? बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, विच रिजल्ट इन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भले ही 0.03% है एनवायरमेंट में, बट ये हमारे क्लाइमेट को, ये हमारे वेदर को, ये हमारी धरती को, सब चीज को कंट्रोल कर रही है। क्यों? अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो जो अर्थ का एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं, ठीक है। एक ट्रोपोस्फेयर, जहां पे ये आप देखोगे हम रह रहे हैं, अर्थ का जो जितना भी एनवायरमेंट है वो ट्रोपोस्फेयर में है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में आप देखोगे कि यहाँ पे हवाई जहाज है वो चल रहे हैं, यहाँ ओजोन लेयर है। मीसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये अर्थ की 5 लेयर है एटमॉस्फेयर में। पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आप इनके बारे में ध्यान से पढ़िएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। अब बारी है ट्रोपोस्फेयर का। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर as the air we breathe exists here and almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occurs in this layer. Its average height is 13 किलोमीटर। पीछे देखिए, ये है ट्रोपोस्फेयर, 13 किलोमीटर तक ये लंबी है, मतलब फैली हुई है 0 से 13 किलोमीटर तक। और क्या है कि इसके अंदर सारे प्रकार के फेनोमेना होते हैं, चाहे रेन हो, आपका फोग हो रही हो, जितनी भी एयर हम ब्रीथ करते हैं वो सब कहाँ है? ट्रोपोस्फियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। अब जैसे ही ट्रोपोस्फियर खत्म होती है, ठीक है, उसके बाद ट्रोपोस्पोज आता है, ठीक है, उसके बाद सीधा ही स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाती है। और ये कहां तक जाती है? 50 किलोमीटर तक जाती है। कि जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपने देखा ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर है, ये हमारी अर्थ है, ये रही है 13 किलोमीटर तक, ठीक है, जिसके अंदर आप देख रहे हो रेन हो रही है, फोग हो रही है, हेलस्टॉर्म हो रही है, ठीक है। इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये कहां से कहां तक जाती है? ये जाती है 50 किलोमीटर तक, यहाँ 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, ठीक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। ना यहाँ कोई क्लाउड होता है, ठीक है, सारे क्लाउड सिर्फ यही है ट्रोपोस्फियर में, यही रेन हो रही है सारी चीज, इसमें ना कोई क्लाउड है। यहाँ पे आराम से, ये आइडियल जगह है किस चीज के लिए? एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए। एंड इट्स कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। दो ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि एरोप्लेन्स को फ्लाइंग के लिए सबसे आइडियल जगह कौन सी है या कौन सी लेयर है। दूसरी बात, ओजोन लेयर, ओजोन जो गैस है वो किस लेयर में है? तो इन दोनों का आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसमें से आप बड़े भी हो जाते हो ना, तब भी एक क्वेश्चन आता ही आता है कि
कि ट्रोपोस्फियर के बाद कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर। जो क्लाउड्स है वो कहाँ नहीं होते, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होते। जो एरोप्लेन्स फ्लाई होती है कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फियर में होती है। जो ओजोन गैस है वो कहाँ होती है, वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब है मीजोस्फीयर, ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर कितनी थी, 50 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर तक होती है। और इसमें क्या होता है, मीटियोर्स, जो हम देखते हैं ना कि स्पेस से जो मीटियोर्स आ रहे हैं वो इस वाली लेयर में आके जलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, थर्मोस्फेयर, सो टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। अब जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते रहते हैं, लेयर के एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है और जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है हवा का। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस एयर, आयनस्फीयर भी इसी का ही पार्ट है। इट्स एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर तक। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लेयर है जिसमें जो टेम्परेचर वो एकदम से बढ़ता चला जाता है, तो वो है थर्मोस्फीयर। आइनोस्फीयर किसका पार्ट है, वो भी थर्मोस्फीयर का पार्ट है। इसकी कितनी, कहाँ से कहाँ तक स्टैंड करती है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। एंड दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होती है। इसमें रेडियो की वेव्स हैं वो अर्थ तक आती है, अर्थ से बाहर तक जाती है, वो सैटेलाइट तक। एक्सोस्फीयर क्या है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। कि अब आप देखोगे थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर आ गई है। एंड दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, और इसके अंदर जो एयर है वो बहुत पतली होती है, क्योंकि हवा का दाब ऊपर जाते हैं तो कम होता चला जाता है प्रेशर। लाइट गैसेस लाइक, इसमें हीलियम मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा आपको स्पेस में फ्लोट होता हुआ। हवा है, ये भी गैसेस है। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, तो वेदर, अब आप देख रहे हो कि मौसम क्या है, अभी बारिश हो रही है, अभी धूप निकल रही थी, अभी बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, अब गर्मी है, अब सर्दी हो गई एकदम से, तो इसको कहते हैं वेदर। सो वेदर इज दिस आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर की, एटमोस्फेयर की हर घंटे की, दिन से दिन की जो कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं, वेदर। बट क्लाइमेट अलग है। क्लाइमेट मतलब किसी भी जगह का जो वेदर है, वेदर कंडीशन है, वो एक लंबे पीरियड तक ऐसी ही बनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। वेदर होता है हर घंटे का, हर दिन का, पर जो क्लाइमेट है बेटा, अगर 20 से 25 सालों तक, ठीक है, 25 सालों तक अगर ऐसा ही क्लाइमेट रहता है, ऐसा ही वेदर रहता है, तो वो क्या बन जाता है वहां का क्लाइमेट, की भाई 25 सालों से यहाँ पे तो हमेशा बारिश ही बारिश हो रही है। ठीक है, 25 सालों से तो हम देख रहे हैं कि इतने सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सूखा ही रहता है, तो वो वहां का क्लाइमेट बन जाता है। सो द एवरेज वेदर condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place. It can change dramatic. अब देखो वेदर क्या है कि जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, पर जो क्लाइमेट है वो चेंज नहीं होता, वो लंबे टाइम तक वेदर ऐसा रहा है, तो वो क्या बन गया है, क्लाइमेट बन गया है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, अब सबसे पहले आप ये याद रखो, देखो थर्मोमीटर, इसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने में। बैरोमीटर, इसका यूज किया जाता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हवा का प्रेशर है उसको नापने के लिए। क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। रेन गेज, मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि कितनी बारिश हुई है उसको मेजर करने के लिए रेन गेज होता है। विंड वेन का यूज कहाँ हो जाता है, डायरेक्शंस देखने के लिए कि हवा कौन सी दिशा से चल रही है। आप ये याद करके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में आए, चाहे आपका वन लाइनर में आए। थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर, बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गेज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एंड विंड वेन शो द डायरेक्शंस ऑफ विंड। नेक्स्ट है टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस। पर टेम्परेचर क्या है, जो जितनी गर्माहट है, जितना ठंड है हवा में, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर, कि जितनी ठंड है या जितनी गर्मी है उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर चेंज इज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। और जो टेम्परेचर होता है ना एटमोस्फियर का, वो ऐसा नहीं है कि वो दिन और रात में चेंज हो रहा है, रात में भी अलग है, दिन में भी अलग है, सीजन में मतलब गर्मी के मौसम में अलग टेम्परेचर होता है, सर्दी के मौसम में अलग टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये इंसोलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप इस वर्ड को समझो। इंसोलेशन मतलब हम सन से जितनी हीट अर्थ के जिस पार्ट में अब्जॉर्व हो रही है, जितनी हीट मिल रही है, उसको हम कहते हैं इंसोलेशन। जैसे ये हमारी अर्थ है ना, ये इक्वेटर लाइन है, और इक्वेटर लाइन के यहाँ पे
ये ऐसे जोन बने हुए हैं, यहाँ पे तो पोल्स हैं ही जिनको हम फ्रिज जोन कहते हैं। अब जो इक्वेटर है उस पे जो सन की रोशनी है या सन की जो हीट है वो डायरेक्ट आती है, तो ये जो इक्वेटर का पोर्शन है ये तो होता है बहुत ही हीट ज्यादा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल हीट जोन कहते हैं। पर जो इसके आसपास का एरिया वो है टेम्परेट जोन, कि यहाँ पे ना तो टेम्परेचर ज्यादा होता है ना ही कम होता है, मॉडरेट रहता है। फिर नीचे आ जाता है फ्रिज जोन, की ये तो बिल्कुल ठंडे प्रदेश है, क्यों, यहाँ पे जो सन की रोशनी है, सन की हीट है वो बिल्कुल बिल्कुल पड़ भी नहीं रही और बिल्कुल तिरछी पड़ रही है, ठीक है। इसका मतलब इक्वेटर पे सन की जो हीट है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा हॉट पोर्शन है, वहां पे इंसुलेशन सबसे ज्यादा है। फिर जहाँ पे स्लैंटिंग है वो मॉडरेट जोन है, ठीक है। और उसके बाद जहां बिल्कुल पोल है वहां पे तो बहुत ही कम रेस जा रही है, उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल फ्रिज जोन है, वो ठंडे रहते हैं। इंसुलेशन मतलब सन की जितनी हीट जो वाला पार्ट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो इंसोलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन करने में इंसोलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, जो पार्ट सन के जितने पास रहेगा सबसे ज्यादा हीट मिलेगी, जो थोड़ा सा दूर रहेगा वो मॉडरेट रहेगा, और जो बहुत दूर होगा जहां पे सन की हीट जा ही नहीं रही वो कैसे होगा, फ्रिज जोन होगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री, हम टेम्परेचर को किस में नापते हैं, सेल्सियस में। सेल्सियस नाम क्यों, क्योंकि एंडर सेल्सियस के नाम इन्होंने इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज, अब हमें पता है जो पानी है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ओके। सो ऑन द मून देयर इज नो एयर, हैंस नो एयर प्रेशर, जैसे हमारी धरती पे आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, बट आप मून पे देखोगे ना तो वहां कोई एयर है ना कोई एयर प्रेशर है। एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं तो वो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, उसके अंदर हवा होती है, ठीक है, तभी वो मून पे सरवाइव कर सकते हैं। अगर वो इसको नहीं पहन के जाएंगे तो उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां एयर प्रेशर तो है ही नहीं। Insolation in the incoming solar energy interrupted by the earth, the amount of insolation decrease from the equator towards the poles, therefore the temperature decrease in the same manner, अभी बताया मैंने, insolation जो poles है उस पे कम है, ठीक है। टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज, जो टेम्परेचर है मतलब जो गर्मी है वो आप देखोगे कि सिटीज में ज्यादा है टेम्परेचर, हालांकि विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस में तो जो घर है थोड़ा दूर दूर है, थोड़े खेत होते हैं वहां पे, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, इतना ज्यादा कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो रखा, तो जो विलेजेस है उनका टेम्परेचर फिर भी कम होता है, किस चीज से, सिटीज से। The concrete and metal in building and the asphalt of roads get heated up during the day, which is released during the night. अब हम cities में क्या देखते हैं, जो सड़क है वो कंक्रीट की बनी हुई है, मेटल्स की बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे जैसे सन की जो धूप आएगी तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत हीट होगी तो टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ जाएगा। और अब तो सबसे बड़ी बात है एसी लगे हुए हैं, एसी से इतनी गर्म गर्म हवा होती है जो आसपास का टेम्परेचर है वो अपने आप ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ओके। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे हवा से जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एयर प्रेशर। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल, जो एयर का प्रेशर है वो कहाँ पे हाईएस्ट होता है, सी लेवल पे, और डिक्रीज होता है हाइट के साथ, कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे, जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो आप देखते हो वहां पे हवा कम होती है, इसलिए वहां सांस लेने में दिक्कत होने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे जो एयर का प्रेशर कम होता जाएगा बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. When temperature is high, the air gets heated and rise with creates a low pressure area. जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो हवा भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा क्या हो जाती है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, ठीक है, और ऊपर उठ के एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउड स्काइज एंड वेट वेदर, और जब ये लो प्रेशर क्रिएट होता है उसके बाद क्या होता है, जो क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाती है और फिर जो वेदर है वो कैसा हो जाता है, बारिश जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा जब कभी भी 2-4 दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप देखते हैं तीसरे चौथे दिन बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया, जो गैस है, जो एयर्स है वो हीटेड होकर ऊपर चली गई, और फिर जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई,
ठीक है। सो वेयर टेम्परेचर इज लो द एयर इज कोल्ड एंड देयरफॉर हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। और जहां टेम्परेचर कम होता है वहां हवा ठंडी हो जाएगी, हवा ठंडी हो जाएगी तो वो आसपास के एरिया में ही रहेगी, ठीक है, और वहां पे क्या बनाएगी, हाई प्रेशर एरियाज बनाएगी। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। हाई प्रेशर होगा, अगर एयर का हाई प्रेशर होगा तो आपको जो आसमान है साफ दिखाई देगा, और अगर लो प्रेशर बना रहे हैं तो आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे, बारिश जैसा मौसम दिखाई देगा। क्या कह रहे हैं, अगर हाई प्रेशर है तो जो क्लाउड्स है वो जो क्लियर स्काई मिलेगा आपको और कोई भी क्लाउड नहीं मिलेगा, और अगर लो प्रेशर बन रहा है तो क्या होगा, आपको क्लाउडी और वेट वेदर मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। हाई प्रेशर से मतलब जहां पे सबसे ज्यादा हीट है वहां से जो हवा है कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव करती है। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। कि जहां पे हाई प्रेशर एरियाज हो रहा है वहां से हवा किस तरफ मूव करती है, जहां लो प्रेशर एरियाज है, कि मतलब जहां से बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है वहां से हवा कहाँ मूव कर जाती है, जहां पे लो प्रेशर है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह की जो विंड्स है वो है परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, ठीक है, वेस्टर्लाइज ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। अब ये क्वेश्चन आता है जो ट्रेड विंड्स है वो कैसी विंड्स है, परमानेंट विंड्स है। क्यों, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि ये एक डायरेक्शन में सालों साल पूरे साल बहती रहती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, परमानेंट विंड कहते हैं। ट्रेड विंड इन्हीं का ही एग्जाम्पल है। सीजनल विंड क्या होता है, कि जो किसी पर्टिकुलर सीजन में बहती है। सो दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। जैसे मॉनसून में इंडिया में हवाएं चलती हैं, बारिश आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सीजनल विंड। गर्मी में अलग हवा चलती है, सर्दी में अलग हवा चलती है, तो ये क्या है, सीजनल विंड है। अब लोकल विंड, ये लू है। So these blow only during a particular period of time or year in a small area. For example, land and sea breeze. The hot and dry local wind of the northern plain of India is called loo. कि हमारे जो हरियाणा में जो लोकल एरिया, हरियाणा राजस्थान का जो आसपास का एरिया है वहां आप देखेंगे दोपहर में बहुत गर्म गर्म हवाएं चलती है, सूखी हवा चलती है, और बड़े मना भी करते हैं कि बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी। वो लू, वो गर्म गर्म हवाएं हैं, वो लोकल विंड्स है। मॉइस्चर क्या होता है, when water evaporate from land and different water bodies it became water vapors। कि जो ओशियंस हैं, लैंड है, जो ओशियन है, लेक है, पोन्स है, उनसे जो पानी वेपरेट होता है उसको क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। क्यों, वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। कि क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम क्या होता है कि जो हवा है वो वाटर वेपर्स को अपने साथ होल्ड करके रखती है, तो कई बार ऐसा उमस का मौसम हो जाता है। अभी इंडिया में फील करोगे इस टाइम, जो नॉर्थर्न साइड है उसमें ह्यूमिडिटी का टाइम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बारिश भी हो रही है, जो एयर है वो मॉइस्चर को पकड़ के हुए हैं, कपड़े हैं वो सूख नहीं रहे, सन की रोशनी तेज आ नहीं रही है, हीट। सो एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज। कि जैसे जैसे जो एयर है वो गर्म होती जाएगी, वो वाटर वेपर्स को और ज्यादा अपने में होल्ड कर लेगी। कहा जाए ना कि जो एयर है वो गर्म है, जो एयर है वो गर्म है, और वो अब क्या कर रही है, अपने साथ वाटर वेपर्स को भी होल्ड करके रखी हुई, जिससे क्या हो रहा है, मॉइस्चर हो रहा है, ह्यूमिड सा महसूस हो रहा है। When the water vapors rises, जैसे ये जो वाटर वेपर्स है ऊपर चले जाते हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ठंडे होते हैं। The water vapor condenses causing formation of droplet of water. Clouds are just mass of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation, and precipitation that comes down to earth in liquid form is called rain. देखो ये है वाटर बॉडीज। अब ये वाटर बॉडीज में है पानी, ठीक है, एवेपरेट हो गया है पानी, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ऊपर चला गया है ये, फिर कंडेंशन हुआ क्लाउड्स के अंदर, फिर उसके बाद अब ये बारिश हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और इसी सर्कल को हम क्या कह रहे हैं, इसी सर्कल को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे है, जितनी टाइम तक होल्ड करती है वेदर उतना ह्यूमिड होता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन हो जाता है, और उसके बाद जब बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ओके,
दे आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल भी 3 तरह के, जैसे आपने विंड पढ़ा, आपने सीजनल, ठीक है, उसके बाद परमानेंट और उसके बाद लोकल। ऐसे कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। इसके बारे में इतना दे नहीं रखा, सिर्फ आप याद रखो कि 3 तरह की रेन होती है। अब ये रेनफॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई अगर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, कि हमारे अर्थ सरफेस पे जो फ्रेश वाटर है उसका सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो रेनफॉल ही है। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट अकर्स। अगर बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, अकाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, सूखा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज मोर, फ्लड टेक प्लेस। और ज्यादा आ गई तो बाढ़ हो जाएगी। तो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस और इतने ही नोट्स बन सकते हैं। और मैंने नोट्स भी इस तरीके से रखे हैं कि जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। तो इसे नोट्स को भी ध्यान से पढ़िएगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।